हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा, आज के लेक्चर में हम कई सारी रिएक्शंस देखेंगे रिगार्डिंग एसिड एंड बेस बेटा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे पीएच क्या होता है। पीएच की हेल्प से हम पता करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या होता है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने एसिड और बेस के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे। वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वो लेक्चर देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखने का एक अलग मजा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ। सबसे पहले एसिड से रिएक्ट करेंगे एंड बेस से रिएक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है, पहले एसिड है और एसिड से रिएक्ट करेंगे मेटल को, तो क्या होगा बेटा। तो देखिए, अगर हम कहें मेरे पास एक एसिड है और एक मेटल है बेटा, तो जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलता है बच्चों, एक तो सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख पा रहे होगे रिएक्शन का, हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड बेटा, और जिंक मेटल है Zn। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब आपको पता है जो हमारा जिंक मेटल है बच्चों, जो ये हमारा जिंक मेटल है, ये जब HCl से रिएक्ट करेगा तो यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, उसके ऊपर आता है जिंक बेटा। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आएगा तो वो हाइड्रोजन जो नीचे है उसको तो डिस्प्लेस कर ही सकता है। इसका मतलब यह है कि जिंक यहां से H को हटा करके H2 गैस बना देगा और खुद बन जाएगा किसके साथ, बैठ जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो जिंक और Cl मिलके क्या बना देंगे, ZnCl2 सॉल्ट बना देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब HCl और हमारा जिंक रिएक्ट किए हैं तो क्या मिला है, ZnCl2 सॉल्ट मिला है और प्लस हाइड्रोजन गैस मिली है बेटा। एक बात नोट करिएगा, यहां पे जो H2 गैस मिल रही है, ये क्या है हमारा, इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन बेटा, इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लियर, पक्का समझ गए। अच्छा, अब आइए बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बेस है बच्चों, तो देखिए जब बेस प्लस मेटल होगा, बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, उस केस में भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट ही मिलेगा। सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे भी मिलेगी। मगर रिएक्शन क्या होगी, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास बेस, एग्जांपल में हम कोई भी ले सकते हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब रिएक्ट करेंगे जिंक मेटल से तो क्या मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट में हमको एक सॉल्ट मिलेगा और ये सॉल्ट क्या होगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। बोलिए Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहां पे भी मिलेगी। यहां पे आप बेटा लिख लीजिए, ये जो क्या है Na2ZnO2, ये क्या है हमारा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये हमारा डबल सॉल्ट है। इसको हम लोग बेटा आगे जब पढ़ोगे डिटेल्स में क्लास 11th में, तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, पक्का। और यहां पे भी आप देख सकते हो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, H2 गैस यहां पे भी मिल रही है। चाहे मेटल एसिड से रिएक्ट करे, चाहे बेस से रिएक्ट करे, सॉल्ट प्लस क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। वाटर मत बोल देना। क्लियर। अच्छा, एक बात नोट करिएगा बच्चों, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं, प्रीवियस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था मेटल एक्टिविटी सीरीज के बारे में। याद है कि नहीं याद है, थोड़ा उसके बारे में भी रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मेटल एक्टिविटी सीरीज या कह लो रिएक्टिविटी सीरीज, जो भी था। ठीक, तो उस सीरीज में आपने देखा था कि हमारे जो मेटल से उनको अरेंज किया गया था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो अगर हम कहें मेरा बेस लाइन हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर कौन कौन से मेटल आपने देखे थे, कई सारे थे, मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा। मेन देखिए, एक तो होता था सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर होता था उससे कम सोडियम, फिर होता था बेरियम, फिर होता था कैल्शियम।
उसके नीचे हाँ पता है कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम भी होता था, एल्युमिनियम भी होता था, आयरन भी होता था, मैंने सिर्फ कुछ लिए हैं। क्लियर, आपको वो याद होगा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन के जो नीचे होते थे मेटल, बोलिए, एक तो Cu होता था कॉपर मेटल, और एक होता था मरकरी Hg होता था, एक होता था Ag यानी कि सिल्वर होता था, और भी होते थे कई सारे, जैसे गोल्ड भी होता था नीचे, और Pt यानी कि प्लेटिनम भी होता था। ये सीरीज एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं है, जाके देख लीजिएगा वाले लेक्चर में बेटा, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन, एसिड में से वही मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन वही बना पाएगा, हाइड्रोजन गैस वही मेटल बना पाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर है बच्चों, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो वही हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, धक्का मारेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर होगी। क्लियर, यानी कि कौन हटा सकता है हाइड्रोजन को, एक तो पोटेशियम हटा सकता है, सोडियम हटा सकता है, बेरियम हटा सकता है, कैल्शियम हटा सकता है। क्लियर, और बेटा जो आपका जिंक है, जैसा कि आप देख रहे हो, वो भी क्या होता है बोलिए, वो भी हमारा ऊपर ही आता है, बोलिए, वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर ही आता है, तो इसलिए जिंक भी हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, तो H2 गैस बनी थी। क्लियर, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, क्लियर हो गई बातें। अगर कोई मेटल ऐसा होता है, मान लो जैसे गोल्ड, सिल्वर है, Pt, तो यहां से एसिड से रिएक्ट करने पे हमको H2 गैस ना मिलती, रिएक्शन ना होती। क्लियर, क्योंकि वो हाइड्रोजन के बिलो हैं, उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो कैसे हटा देंगे हाइड्रोजन को। क्लियर, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे HCl का, और उसका रिएक्शन कराता किससे, मान लो एक ऐसा ले लो जो हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे Hg, तो यहां से ऐसा मत कह देना कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे HgCl बना दोगे प्लस H2 गैस बना दोगे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो आपका Hg मेटल है वो हाइड्रोजन से नीचे है। क्लियर, तो रिएक्शन आंख बंद करके नहीं बना देनी है, देखना पड़ेगा ना मेटल एक्टिविटी सीरीज में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाएं। बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको मैंने, आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे। देखिए, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट या कह लो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी है बेटा। ये जो आपका टॉपिक है ये एनसीईआरटी का है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस सेटअप को पहले आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, हो क्या रहा है। इस सेटअप में आप देख रहोगे हमारे पास बच्चों दो चीज है। टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए हमारे पास जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, और क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, बोलिए बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, अब आपको पता है, चलिए, जब टेस्ट ट्यूब में आप जिंक के ग्रैन्यूल यानी कि जिंक का मेटल लोगे और उसकी रिएक्शन कराओगे एक एसिड से जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, आइए पहले वो रिएक्शन लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए बच्चों, यहां पे जो रिएक्शन होगी, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो क्या मिलेगा, बोलिए, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। अब आपको पता है ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो इस H2 को हटा देगा और अपना बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, और क्या बनेगा, सॉल्ट बन गया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। आपको बताए थे, यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी। मेन प्रोडक्ट देखिए जो ऑब्जर्व करने वाला है वो H2 गैस है। क्लियर। अच्छा, जो ये H2 गैस बनेगी ये कहां पे बनेगी, देखिए बेटा, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस बन रही, बबल्स, देखिए हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगे। फिर ये जो बबल्स हैं यहाँ पे बनने लगे। देखिए इस होल से जो ये आपको दिख रही है, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ से ऐसे गए, फिर जाते जाते यहाँ से बबल्स निकलने लगे। फिर आपके हाइड्रोजन के बबल देखिए यहाँ बनने लगे। जो बबल्स बन रहे हैं देखिए हाइड्रोजन के बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं बच्चों, ये किसके बबल्स हैं, हाइड्रोजन H2 के बबल्स हैं, H2 गैस है इसमें। क्लियर, बोलिए पक्का। ये बबल्स उड़ने क्यों लगे, राइज अप क्यों करने लगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी लेस देन एयर होती है, ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये राइज करने लगते हैं, हवे में उड़ने लगते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी एयर से भी कम होती है। क्लियर, पक्का। अच्छा, फिर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे बर्निंग कैंडल को ले आया गया है इसके पास, बबल के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बबल के पास हमने बर्निंग कैंडल को लेके आए, तो क्या हुआ है, ये फूट जा रही है, कैचेस फायर। भाई उस बबल के अंदर क्या है, H2 गैस भरी है ना, बोलिए, अरे भाई इस बबल के अंदर क्या है,
H2 गैस है। जब ये गैस के पास आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो बेटा वो बबल जल जाएगा। बोलिए, पट से फूट के जल जाएगा, हाँ या ना? क्लियर? तो यही कह रहा है। अब आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक? Zn यानी कि जिंक के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करते हो? भाई क्या ऑब्जर्व किया इसमें बताइए, इसमें कौन सी कहानी है बताने लायक? चलिए बता देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। तो यहां पे क्या मिलता है हमको, बोलिए बोलिए, H2 गैस बबल फॉर्म ऑन जिंक सरफेस। जिंक के सरफेस पे हमारे क्या बनने लगते हैं? जिंक के सरफेस पे हमारे क्या बनने लगते हैं? H2 के बबल्स बनने लगते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल बनने लगते हैं। क्लियर? पक्का समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बनने लगते हैं? भाई बोलिए, क्यों बनने लगते हैं? आप बताओ, खुद सोचो। द बबल्स पास थ्रू द सोप, दैट्स वाई। खुद सोचिए। अरे इन द रिएक्शन क्या बोलोगे? रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। बोलिए, क्या लिखोगे? H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन, बोलिए, इज प्रोड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन में आपने देखा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, विच passes through soap, ठीक है। सो बबल्स फॉर्म्ड, ठीक है, सोप में बबल्स बनने लगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत है होनी चाहिए? कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है, व्हाई डज बबल राइज अपवर्ड? अब देखिए इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं। बताइए ये राइज अपवर्ड क्यों करने लगा? क्योंकि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो एयर से लेस होती है। तो ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी एयर से भी हल्की है तो सीधी सी बात है बेटा वो ऊपर जाएगा, राइज अप करेगा। तो हम कहेंगे बिकॉज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस have less, बोलिए, less density than air, ठीक है, इसलिए अपवर्ड राइज करने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। ठीक पक्का? अरे भाई आपने देखा होगा ना हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे, ठीक है, कई बार आप भी उड़ गए हो उसके साथ। इतना थोड़ी ना उड़ा देगा, हाँ थोड़ा बहुत उड़ने लगता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बबल्स आपके। जितने ज़्यादा बैलून्स लोगे आप, बोलिए अगर आप 100, 150, 200, 400, 500 बैलून्स ले लो और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हो तो आपको भी उड़ा ले जाएगा वो, समझ रहे हो? इतना पावरफुल होगा। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर बबल, नहीं क्या लिखा है, व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर बबल्स व्हाट हैपन, तब क्या होता है भैया, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, पहली बात बताइए, जब बर्निंग कैंडल बबल के पास लाई जाएगी तो क्या होगा? उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? फ्लेमेबल होती है, इट कैचेस फायर, बस यही लिखना है। तो क्या कहोगे फोर्थ का आंसर बच्चों? बोलिए बोलिए, H2, बोलिए H2 गैस बबल burst because हाइड्रोजन एक सेकेंड, बिकॉज हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन हमारी क्या होती है बेटा? फ्लेमेबल गैस होती है। तो सॉरी, ये हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर है, ठीक है। क्लियर? समझ गए बच्चा? सबके आंसर दे दिए, एनसीईआरटी में मेंशन थे। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े बच्चों। क्लियर? और हाँ एक बात और बच्चों, ये बात याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन में कि यहाँ पे व्हाट हैपन में
एक बात और ऐड कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बबल बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड ऐसे ऐसे देखिए, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? शायद माइक में नहीं आ रही हो, आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे बबल बुझबुझे नहीं बनते हैं वैसे बर्न करता है पॉप साउंड के, पॉप साउंड बेटा। तो ये सब लिख लीजिएगा, बहुत ही किचपिच हो गई है मगर सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा पक्का, गारंटी से बोर्ड के लिए। आगे बढ़ें, चलिए अब आइए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है वो है क्या, बोलिए क्या है बच्चों? वो है हमारा क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल, क्या रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन। अच्छा, और किसकी रिएक्शन? मेटल हाइड्रोजन की, बोलिए क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बेटा, जो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है वो तो चलिए कह सकते हैं, या हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट हो या स्लैश करके लिखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो मेटल बाई कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर? विथ किसके साथ? पहले एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ बोलिए? पहले एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे फिर बेस के साथ। क्लियर? तो इस एक बात यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, कि जो मेटल, बोलिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं हम? क्या? मेटल बाई कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट बेटा। क्लियर? इसका दूसरा नाम भी है। क्लियर? बोलिए 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 बोलिए। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले जब हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए एसिड प्लस अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो या कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे आपने सुना होगा मेटल कार्बोनेट की बात करें जैसे Na2CO3, और इसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो आप क्या सुने होंगे? NaHCO3। तो Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट। NaHCO3 क्या है? मेटल बाई कार्बोनेट का लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें से कोई भी हो और उसकी रिएक्शन करानी है एसिड से बेटा, एक एक करके कराएंगे। तो क्या मिलेगा? एक तो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट HCO2 गैस मिलेगी, यही हमारी मेन है, और साथ में वाटर भी मिलेगा। अच्छा, तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहली रिएक्शन की तो आप देख पा रहे होगे बच्चों, देखिए हमारे पास एसिड में क्या है? 2HCl है, प्लस हमारे पास Na2CO3 है, और ये किसका एग्जांपल है? मेटल कार्बोनेट वाले का। जब मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? उस केस में सॉल्ट मिलेगा, अभी आपने ऊपर देखा, साथ में CO2 गैस भी मिलेगी और साथ में वाटर भी मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, इसी तरह अगर हम एसिड की रिएक्शन यानी कि HCl की रिएक्शन किससे कराते हैं? NaHCO3 से। NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? तो क्या मिलेगा? बोलिए NaCl मिलेगा, प्लस देखिए NaCl क्या है? सॉल्ट मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा H2O। क्लियर? पक्का? एक बार हमने क्या कराया? एसिड जो हमारा HCl है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3 से। Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट। ठीक, तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। इसी तरह सेम रिएक्शन मिल रही है किसके साथ? अगर हम HCl की रिएक्शन यानी कि एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से कराते हैं। बाइकार्बोनेट में देखिए बेटा बस H आ गया है, हाँ या ना? देखिए NaHCO3। क्लियर? तो उससे क्या मिल रहा है हमको? NaCl मिल रहा है और CO2 मिल रहा है और H2O भी मिल रहा है प्रोडक्ट में। एक बात नोट करिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है इस रिएक्शन को लेकर के, क्या बनेगा? वो CO2 को लेके बनेगा। एक सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बन रही है? देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, बोलिए क्या है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं किसको? CO2 को, तो क्या होता है?
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है? वो हमारा CaOH होल ट्वाइस होता है, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस। इसमें से जब हम CO2 पास करते हैं, इस सॉल्यूशन में से जब हम CO2 पास करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, अच्छा, और प्लस वाटर बनता है। तो नोट करिएगा बच्चों, जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है CaCO3, इसी को बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है? हमारा वाइट PPT होता है। क्लियर? वाइट PPT होता है। और क्या होता है? इसका मतलब इनसॉल्यूबल है। ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। इसका कलर कैसा होगा? वाइट। तभी देखिए लाइम वाटर क्या हो गया? टर्न हो गया मिल्की। किसके वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? बोलिए, बोलिए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की किसके वजह से? यहां पे लिख लीजिए, ड्यू टू CaCO3 फॉर्मेशन। ठीक है, लिख लीजिएगा फॉर्मेशन। क्लियर बच्चा? पक्का? देखिए लाइम वाटर में जब आपने CO2 पास किया तो ये टर्न हो गया मिल्की। ये व्हाइट कलर किसके वजह से आया है? मिल्कीनेस किसके वजह से आई है? CaCO3 के बनने के वजह से। क्लियर? अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर अब देखिए कह रहा है व्हेन, आगे पढ़िए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर कह रहा है व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, जब उस सॉल्यूशन में से एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दी गई तो क्या हो रहा है? मिल्कीनेस डिसअपीयर। अब वो मिल्कीनेस चली जाएगी, वाइटनेस चली जाएगी। क्लियर? अच्छा, तो देखिए ऊपर हमारे पास क्या था? बना था बेटा प्रोडक्ट में, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर बना था। तो देखिए CaCO3 तो हमारे पास है ही, प्लस H2O ये भी था ऊपर। देखिए रिएक्शन में, प्रोडक्ट में तो ये दो चीज तो बनी गई थी। प्लस अगर इसमें हम दोबारा और एक्सेस में CO2 डाल दें, क्या? अगर हम यहाँ पे CO2 कैसा लेते हैं? एक्सेस में लेते हैं। कैसा लेते हैं? एक्सेस में ले लिए CO2 को, तो क्या होगा बेटा? बोलिए। तो ये सब मिला करके प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम, बोलिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और एक बात नोट करिएगा, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये भैया PPT नहीं है, ये सॉल्यूबल है। पहली बात तो ये सॉल्यूबल हो जाएगी। क्लियर? तो कोई भी वाइट PPT नहीं बन रही है, सॉल्यूबल इन वाटर है बेटा ये। बोलिए, CaHCO3 सॉल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है? तो जो हमारा रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट जिसका वाइट कलर था, उसमें जब एक्सेस ऑफ CO2 मिलाए तो क्या हो रहा है? उसका वाइटनेस चला गया है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि देखिए सॉल्यूबल प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ या ना? क्लियर? तो ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गई है। किसके वजह से? किसके बनने की वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने की वजह से। क्लियर? ये बहुत ही बातें जो मैंने लिखी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, यहां से इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही बनना है। बोलिए बच्चा, आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमने देखिए किससे देख लिया? बेस, देखिए एसिड से तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर ही लिखा है, बेस वाला भी देख लीजिए, वो मत भूलिएगा बच्चों। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब वही है। तो नो रिएक्शन, उस केस में हमको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती है। अगर हम बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह लो मेटल बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। ये नहीं कि बस रिएक्शन बना दिए, कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। पक्का? बोलिए। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बेटा। अब रिएक्शन हमें करानी है एसिड और बेस की, कि चलिए दोनों को रिएक्ट करा देते हैं, एसिड और बेस को ही आपस में। तो क्या होगा बेटा? एक बात ऊपर देख लीजिए, छूट गई क्या? एक बात और, एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी, इस ऊपर वाले जो टॉपिक पढ़ाया उस पर एक लाइन लिखी थी एनसीईआरटी में, नोट करिएगा। जो हमारा यहाँ पे लाइम वाटर होता है, लाइम स्टोन, एक पत्थर आपने पढ़ा हुआ ना पहले वाले लेक्चर में बेटा, पहले वाले लेक्चर में नहीं शायद, हाँ केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में लाइम स्टोन आपने पढ़ा था, और एक चौक पढ़ा था, चौक सुना होगा, और मार्बल सुना होगा, ठीक है, मार्बल सुना होगा। ये तीनों क्या होते हैं? बोलिए। आर डिफरेंट
फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के यानी कि CaCO3 के डिफरेंट फॉर्म है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म हैं, जैसे लाइमस्टोन, चौक, मार्बल बेटा। क्लियर, पक्का समझ गए, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आइए हेडिंग लगा लीजिए जो हमें पढ़ना है अब, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बेटा। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करा देते हैं, तो ध्यान से देखिए। थोड़ी इंक छोटी कर लेते हैं, बड़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहली बात क्या लिखी है, आइए रीड कर लेते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, देखिए। द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइन विथ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस एंड फॉर्म वाटर। यानी कि जो H+ होगा एसिड का, और बेस से क्या मिलता है हमको, OH- मिलता है। एसिड से H+ मिलता है, बेस से OH- मिलता है। वो दोनों मिल करके H+ और OH- मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। दीज आयन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वाटर इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग फ्री, दस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। अच्छा, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर भाई, खुद सोचो, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा, एक एसिड एक बेस, एक एसिडिक नेचर एक बेसिक नेचर, दोनों लड़ गए आपस में, क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, हाँ या ना। क्लियर। अच्छा, तो एक बात नोट कर लीजिएगा, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये नोट कर लीजिए पहले तो, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर, लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। सिंस इन दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में लड़ गए हैं और न्यूट्रलाइज कर लिए हैं एक दूसरे को, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर, बोलिए पक्का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ सकता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल। तो यहाँ पे कोई एक एसिड और बेस का रिएक्शन करा देना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, NaOH एक हमारे पास बेस है और एसिड है हमारे पास HCl। देखिए ये हमारा क्या है, NaOH क्या है, हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है, ठीक है। तो देखिए NaOH और HCl दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब आपको पता है। देखिए OH और H मिल करके क्या बना लेंगे, देखिए H2O बना लेंगे, वाटर। H+ और OH मिल के क्या बनाएंगे, बोलिए, H+ और OH मिल के क्या बनाएंगे बच्चों, H2O बना लेंगे, बात खत्म। देखिए रिएक्शन में क्या मिल रहा है, एक तो वाटर मिल रहा है, ठीक, और क्या मिल रहा है, बचा क्या, देखिए H और OH हटा दीजिए तो क्या बचा, Na+ और Cl-, ये आपस में लड़के क्या बना लेंगे, बोलिए, ये बना लेंगे NaCl, सॉल्ट बना लेंगे। क्लियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, बेस एसिड रिएक्ट किए हैं तो क्या मिला है, सॉल्ट मिला है प्लस वाटर मिला है। क्लियर, प्रोडक्ट में ये मिला है। बताइए बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया समझ में, बोलिए। अच्छा, और ये तभी होगा बच्चों, देखिए न्यूट्रलाइज तभी होंगे जब एसिड और बेस का लेवल सेम होगा। ये मत करना कि एक तो तगड़ा एसिड ले लिया और दूसरा वाला बेस लुल ले लिए। लुल मतलब समझते हो, कम स्ट्रांग। हमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग ले लेना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर। जैसे स्ट्रांग एसिड हमने लिया NaOH और स्ट्रांग एसिड लिया हमने HCl और स्ट्रांग बेस भी लिया है कौन सा, NaOH। दोनों के दोनों स्ट्रांग है तो दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे और इक्वली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्लियर, पक्का। कहीं ऐसा हुआ कि आपने स्ट्रांग एसिड लिया है और बेस वीक ले लिया, उस केस में क्या होगा बेटा, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वहां पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा सही से। क्लियर, एसिड का कंपोनेंट ज्यादा दिखेगा क्योंकि आपने स्ट्रांग एसिड लिया था, वीक बेस लिया था। समझ गए, इसका उल्टा भी कर सकते हो, पक्का। अच्छा, जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल में लिखा भी है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वो स्ट्रांग बेस है, और विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म क्या, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारा स्ट्रांग है बेटा, दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं। क्लियर? बोलिए, समझ गए बच्चा? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए 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 बोलिए। एक दो रिएक्शन और करा दें एसिड बेस की, बोलिए बोलिए, करा दें। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ये बात सही है कि वीक बेस है, मगर रिएक्शन चलिए आ सकती है। तो वीक बेस हमारे पास जैसे ले लीजिए यहाँ पे कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ये बेस है हमारा। इसकी रिएक्शन करा दी हमने एसिड से। एसिड में क्या ले लें, कोई अलग ले लें? अच्छा सा, चलिए H2SO4 ले लेते हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको पता है यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बन जाएगा, एक तो वाटर बन जाएगा H2O प्लस, और क्या बनेगा मेन चीज, देखिए सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा, Ca और SO4 मिल जाएंगे, क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा। पक्का समझ गए? सॉल्ट प्लस वाटर बना। आगे बढ़े, चलिए अब आइए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एनसीईआरटी का, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डाइल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, एग्जैक्ट तरीका, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, उसे हमें डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब समझते हो? डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? उसमें पानी मिलाना है, उसको घोल करके उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है। बोलिए, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, उसका हमको डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन मतलब उसमें वाटर डालना है। वाटर डालने से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब कह सकते हो डाइल्यूट हो गया तो वाटर बढ़ गया है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि H+ का जो कंसंट्रेशन होगा आयन का, वो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, हाँ या ना? अरे इतना समझ लो, वाटर मिलाने से कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन कर रहे हो आप। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, तो इसको करने का तरीका क्या है? एक तरफ मान लीजिए हमारे पास वाटर है और एक तरफ हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, तो क्या तरीका है? क्या हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डाल दें या वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड डाल दें? इसमें से सही तरीका कौन सा है? तो बेटा सही तरीका यह है कि अगर आपके पास एक हाथ में वाटर है, एक हाथ में कंसंट्रेटेड एसिड है, तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालोगे, वाटर के अंदर डालोगे। ये नहीं कि आप वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डाल दिए, अगर ऐसा किए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सही तरीका है, वाटर के अंदर जब आप एसिड को डालोगे तो जो एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, जो एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मान लो होगी भी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस भी होगी, तो वो डेसिपेट हो जाएगी पूरे वाटर में। क्लियर? मगर कहीं आपने ऐसा कर दिया बेटा कि कंसंट्रेटेड एसिड में आपने वाटर डाल दिया, तो भाई बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, जैसे ही थोड़ा सा वाटर डाले झम से स्प्लिट आउट हो जाएगा। बोलिए, एनर्जी तुरंत एक्सोथर्मिक। क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए वो तरीका नहीं होता है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। यू कैन डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड जैसे करेंगे वैसे ही बेस के लिए भी होगा। अब एसिड को पढ़ा दे रहे, बेस समझ जाना, वही बात रहेगी, दोनों का तरीका वही रहेगा। यू कैन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड properly by adding concentrated acid to water slowly। ठीक है, the dilution of an acid in water is highly exothermic process as acid has strong affinity for water। large amount of heat is produced on mixing the acid with water। बेटा जब एसिड को मिक्स करते हैं वाटर से, नोट करिएगा, एसिड को मिक्स कर रहे हैं वाटर में बेटा, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करते। क्लियर? अच्छा, तो क्या होगा, क्या रहा है हमसे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग द एसिड विथ वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास वाटर है बेटा, ठीक है, क्या है, वाटर है, तो आप इसमें एसिड मिलाओगे। ठीक है, ये नहीं कि अंदर एसिड हो ऊपर से वाटर डाल दो, ऐसा नहीं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी हीट एनर्जी होगी, बोलिए, हीट एनर्जी होगी प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हम मानते हैं, मगर वो हीट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, जो वो डेसिपेट कर जाएगी। डेसिपेट
इन वाटर, डेसिपेटेड इन वाटर। वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी पूरी वाटर के अंदर डेसिपेट हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। तो उससे बहुत ही खतरनाक बेटा कह सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ एसिड नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा देखिए बहुत ही कोरोसिव रिएक्शन होती है जब आप एसिड डालोगे वाटर के अंदर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है डेसिपेट कर जाएगी पूरे वाटर में। कहीं मान लो आपने एसिड में वाटर डाल दिया, तो उस केस में बेटा एसिड ज़्यादा है, उसमें जैसे थोड़ा सा वाटर गया तो क्या होगा बेटा, वो जो आपका एसिड है वो स्पर्ट आउट हो जाएगा। स्पर्ट आउट मतलब फैल जाएगा ऊपर, आपकी छिट्टा भी लग सकता है, आप जल भी सकते हो, इसलिए उसको हम लोग नहीं करते हैं। तो ये रीज़न आता है कि वाई वाटर इज एडेड टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर, बिकॉज when water is added to acid, then heat energy produced is dissipated in water, clear, which prevent us from burning from acid। ये बात लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी है और आगे देखते हैं। कह रहा है देखिए, द H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म H3O। देखिए बेटा ये जो लिखा है ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, इसको काट के यहाँ लिख लीजिए H3O+। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलिए बता देते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए इसको हम जरा ऊपर समझा देते हैं, पहले ही हम लिख करके खुद से समझाएंगे। देखिए जब आप एसिड यानी कि HCl में वाटर मिलाओगे बेटा, ठीक है, उसका डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा आपको पता है, वहां से क्या मिलता है, बोलिए H+ मिलता है। क्या मिलता है? H+ मिलता है, प्लस और क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताइए। H2O मिलाओगे तो क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, और क्या मिलेगा? Cl- मिलेगा, क्लियर, ये सब मिलेगा। और ये किसमें मिलेगा? एक्वस फॉर्म में मिलेगा। किसमें? एक्वस फॉर्म में, दोनों आयंस एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा H+ हमारा एक्वस फॉर्म में है, तो नोट करिएगा जो ये H+ हमारा है बेटा, ये वाटर से दोबारा कंबाइन कर जाएगा। तो क्या होगा, H+ हमारा जो बना था हाइड्रोजन आयन, ये वाटर से दोबारा रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H3O+ बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड वो कंपोनेंट होते हैं, या कह लो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डाइल्यूशन होने से हमको क्या देते हैं? H+ देते हैं, या कह लो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं H3O+, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी लिखी है, मगर यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिए लोग। देखिए ये नहीं होना चाहिए था। देखिए HCl, देखिए इसको देखिए बेटा, HCl + H2O जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको H+ मिलेगा, ठीक है। देखिए ये H3O नहीं मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा? H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, क्लियर। फिर देखिए वही H+, ये जो H+ बना है वो H+ जो बना है वो वाटर से देखिए दोबारा रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H3O+ बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, क्लियर बेटा, बात समझ में आई? क्लियर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो हमारा H+ आयन बनता है, एसिड जब उसमें वाटर डालते हैं तो H+ जब रिलीज होगा, फर्निश होगा, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H+ एग्जिस्ट अलोन नहीं कर सकता, तो वो वाटर से दोबारा रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिए इस रिएक्शन को H++ क्या बनेगा? H2O H3O बनेगा, क्लियर, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, क्लियर। अच्छा इसी तरह हम कह सकते हैं दस एसिड कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आयनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में। नोट करिएगा, हाइड्रोजन आयन अगर आपको बोलना है कि एसिड से हमको क्या मिल रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस है एसिड विच फर्निश हाइड्रोजन आयन, तो वो एक्वस फॉर्म में, इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर एक्वस फॉर्म में लिखा है बेटा H+, क्लियर। फिर ये जो H+ आप देख रहे हो ये हमारा वाटर यानी कि एक्वस फॉर्म में है, जो वो वाटर से रिएक्ट कर गया तो क्या बन रहा है? H3O बन रहा है, क्लियर। या आप ये भी बोल सकते हो, देखिए द सिमिलरली सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आयनाइज टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्साइड आयन OH-, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए बेस बेटा, उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बोलिए। अरे भाई आपने पढ़ा था H+ किससे निकलता था? एसिड से निकलता था।
तो अगर किसी सब्सटेंस में से OH माइनस मिल रहा है उसको डाइल्यूशन करने की वजह से, तो वो क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि आपने बेस के लिए पढ़ा नहीं था। बोलिए, अरे NaOH, बोलिए, इसकी जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे, यानी कि डाइल्यूशन कर रहे हो उसका, तो क्या बनेगा, एक तो Na प्लस बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, और ये भी कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में। क्लियर बेटा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या रहा है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हम बेटा दूसरा नाम भी बोलते थे हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को, या कह लो OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्लियर, तो देखिए हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा। देखिए इस रिएक्शन को, NaOH जब डिसोसिएट करेगा वाटर में, बोलिए यहाँ सॉलिड नहीं होगा, बोलिए यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, क्या होगा, एक्वस होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, NaOH एक्वस फॉर्म है ब्रैकेट में। क्लियर, तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा एक्वस में और OH माइनस बनेगा। क्लियर, जैसे एसिड HCl लिया था तो वहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बना था, इसी तरह यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस बनेगा। इस OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोक्सिल आयन बेटा। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, OH माइनस बोलते हैं। क्लियर, दोनों तरीका है बोलने का। आगे बढ़ें, बोलिए बच्चों, बढ़ जाएं आगे। चलिए अब आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड बेटा, देखिए आइए क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी एसिड से तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। जैसे आप देख पा रहे हो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या दे रहा है हमको, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है, बोलिए ये CuO वाली, इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले हम समझा देते हैं जो तरीका है समझाने का। पहले इधर देखिए, आइए नीचे देखिए। पहले मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस एसिड है बेटा। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। बोलिए सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। एक बात बताइए, सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते थे। ठीक है, एसिड तो हमको दिख रहा है कि एसिड तो हमने लिया है, इसका मतलब क्या, दूसरा वाला क्या है, वो बेस होगा, तभी तो रिएक्शन में प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मेटल ऑक्साइड है ये हमारा बेस है बेटा। नोट कर लीजिए, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं बेटा। या आप उनके हाइड्रोक्साइड की बात करो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। चाहे Na2O बोलो, Na2O क्या है, सोडियम ऑक्साइड। चाहे मेटल का ऑक्साइड लो, चाहे मेटल का हाइड्रोक्साइड लो, दोनों का मतलब बेस ही है। जैसे आप कहोगे सोडियम ऑक्साइड की बात करें, मेटेलिक ऑक्साइड की, जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो आप क्या कहोगे, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अगर इसी का हाइड्रोक्साइड ले बेटा तो क्या कहोगे, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा बेस है और सोडियम ऑक्साइड भी हमारा बेस है। क्लियर, ये बात पता होनी चाहिए थी। पता थी कि नहीं पता थी, नहीं पता है तो इसको दिमाग में बसा लो बेटा, अभी आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास हम कहें क्या है, बोलिए मेटेलिक ऑक्साइड है, तो उसकी बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। क्या ये सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, हमारा बेस ही तो है। चलिए बोलिए हाँ या ना। इसी की जगह अगर हम क्या लेते, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते तो क्या होता, NaOH होता। तो वो क्या है, वो भी बेस है, बस वो मेटल हाइड्रोजन वाला है। क्लियर, और ये मेटेलिक ऑक्साइड वाला है। क्लियर क्लियर। उसकी रिएक्शन जब एसिड से कराएंगे, एसिड ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मान लीजिए HCl लिया, तो देखिए Na2O प्लस HCl, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा, देखिए Na2O जब HCl से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है H और O मिल करके वाटर बना लेंगे, पहले तो साफ साफ दिख रहा है।
और Na और Cl क्या बनाएंगे, NaCl सॉल्ट बना लेंगे। क्लियर, पक्का। इसी तरह ऊपर देखिए एक एग्जांपल दिया आपको, क्या, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2HCl जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा बेटा। ठीक है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, याद करिए बेटा। अगर आप नए हैं तो याद तो करना ही है। ठीक है, लिख लिख के याद करिए। अभी आप क्लास 10th में है बेटा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मिलेगी। अच्छा, अब देखिए, आपने देखा कॉपर ऑक्साइड जो दिख रहा है हमको CuO, ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से, तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, जो यहाँ पे CuCl2 होता है, बोलिए, CuCl2 होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। अच्छा, और यही आपकी ऑब्जर्वेशन है बेटा। ये क्वेश्चन आएगा जरूर इस तरह के, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में बेटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहोगे, पहले तो ये रिएक्शन लिखोगे, फिर कहोगे द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस कलर इज ड्यू टू द कॉपर क्लोराइड CuCl2 के वजह से है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चा, बोलिए। ये कलर किसके वजह से है, कॉपर क्लोराइड के वजह से है, ब्लू ग्रीन कलर। क्लियर, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए अब आइए बच्चों पढ़ते हैं pH। pH बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक है, चलिए अब आइए पढ़ते हैं pH की कहानी क्या है। चलिए क्या लिखा है, pH क्या होता है, ध्यान से देखिए। आई स्केल यूज टू मेजर H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। pH, H लिखा है ना, इसका मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक ऐसी स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आर जनरली स्मॉल, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ pH। भाई जो H+ की कंसंट्रेशन मिलेगी एसिड से वो बहुत ही कम भी हो सकती है, कई बार तो क्या पता बहुत ही वीक एसिड है, तो उस केस में क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन कम होगी। तो भाई उसको कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमने pH स्केल बनाई है। क्लियर, pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव एल्गोरिदम ऑफ H+ कंसंट्रेशन और H3O+ कंसंट्रेशन। देखिए H+ कहो या H3O+ कहो, हाइड्रोजन आयन कहो या हाइड्रोनियम आयन कहो, कंसंट्रेशन मतलब एक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझाते हैं। pH क्या है, नेगेटिव एल्गोरिदम ऑफ, बोलिए, H+ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि pH जो निकालने का एक्चुअली में बेटा तरीका होता है वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, निकालने का तरीका कोर्स में नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि आगे 11th में पढ़ोगे तो निकालने का तरीका होता है। pH कैसे निकालते हैं, ये होता है pH इक्वल्स टू, निकालने का तरीका होता है नेगेटिव लॉग। अब लॉग तो आप पढ़े नहीं हो, जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो तो नहीं पढ़े होंगे, ISSE वाले तो आप हो नहीं, उन्होंने लॉग पढ़ा होगा क्लास 9th में। हाँ, क्लास 9th में पढ़ा होगा तो वो कर सकते हैं। देखिए तो फॉर्मूला होता है pH निकालने का, नेगेटिव लॉग, इसी को हम लॉगरिथम बोल रहे हैं जो ऊपर लिखा है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर। अच्छा, कैसे करेंगे आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। मान लीजिए आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन हमको दी है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में हमको H+ आयन की कंसंट्रेशन दी है, वो है, बोलिए, 10 की पावर -3 बेटा, 10 की पावर -3 है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फॉर्मूले में लगाओगे pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, बोलिए कितनी है, 10 की पावर -3 है। ठीक है, फिर लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब तो आपको पता नहीं, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, आगे 11th क्लास के लिए काम आएगा। तो देखिए जो -3 पावर है इसको हम आगे भेज देते हैं, तो ये आगे आ जाएगी, तो माइनस पहले से आगे और -3। ठीक है, फिर लॉग बचा 10। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, कोई मतलब ही नहीं, तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो pH कैसा आ रहा है, देखिए
pH कैसे निकाला हमने, 3 आ गया। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा आउट ऑफ कोर्स है बेटा, क्लास 10th के आउट ऑफ कोर्स है बेटा, ये क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। चलिए, क्योंकि मैं जेई नीट क्लास 11th के लिए भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे बेटा, अपने फाइकम क्लासेस के नाम से चैनल है। पी कैपिटल वाई स्मॉल में है, फिर पता है कि नहीं पता है आपको, फाइकम, अरे फिजिक्स जैसे लिखते हो, PHY, उसमें P कैपिटल रहेगा, फिर जोड़ करके लिखना केमिस्ट्री, CHEM, C कैपिटल रहेगा उसमें, फिर क्लासेस में C कैपिटल, ठीक है। तो सर्च कर सकते हो क्लास 11 12th जेई नीट के लिए आगे पढ़ना चाहो हमसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी pH स्केल है। क्या है, pH स्केल है। इस pH स्केल के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, जो आपका सब्सटेंस है, बोलिए, जो आपका सॉल्यूशन है कह लो, वो कैसा है, एसिडिक है, एसिड है, एसिडिक है, या कह लो बेसिक है, या न्यूट्रल है। नेचर ऑफ सब्सटेंस कितने हो सकते हैं, सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर। तो पीएच स्केल हमको क्या बताती है, आइडेंटिफाई करने में बताती है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है, नेचर का सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए आपसे बात करें अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बच्चों, तो ये जो न्यूट्रल वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग है। सबसे पहले 0 दिख रहा है, बोलिए, सबसे पहले 0 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 14 तक चलती है। इसका जो आपको बीच वाला नंबर दिख रहा होगा 7, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर। और यही हमारा न्यूट्रल होता है, यही हमारा क्या है बच्चों, देखिए न्यूट्रल है। अगर आप इस स्केल के लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड जाओगे तो क्या होगा, अगर हम देखिए बेटा, इस 7 जो नंबर है इस पीएच स्केल में, इसके आप क्या जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो। तो अगर आप कहाँ जा रहे हो, इस 7 से बढ़ रहे हो, इस नंबर से बढ़ रहे हो, जैसे 8 9 10 11 12, आपका पीएच की वैल्यू इससे ज़्यादा है 7 से, तो इसका मतलब क्या है, जब राइट साइड जाओगे 7 से तो क्या होगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या है, बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। क्लियर बात। अरे 7 से बेटा जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, देखिए जा रहे हो इधर, तो क्या हो रहा है, OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। रटिए बेटा, 7 से जब न्यूट्रल से राइट जा रहे हो पीएच के स्केल में, तो क्या होता है, OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। जितनी ज़्यादा OH माइनस कंसंट्रेशन तो क्या होगा, उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, उतना तगड़ा बेस होगा। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग बेस किधर होंगे, जो 14 के पास होंगे, या 13.5 होगा जिनका पीएच। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्लियर। बोलिए, इधर जो 14 दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी है। बोलिए, स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी है। मान लीजिए आपका पीएच कितना, 8 है, 9 है, ये बेटा क्या है, बहुत ही वीक बेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्लियर। वीक बेस, जैसे जैसे 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, देखिए पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेस होगा। क्लियर। पक्का। अच्छा, जब आप लेफ्ट साइड आओगे, जब लेफ्ट साइड आओगे बेटा, इस 7 के लेफ्ट साइड आओगे तो क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इसलिए अपवर्ड एरो दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बोलिए, 7 से जब लेफ्ट की तरफ आओगे, तो इसका मतलब क्या, अगर आपका पीएच 0 है, एकदम 0 है, पहली बात तो ऐसा कोई एसिड होगा ही नहीं जिसका पीएच 0 हो। मान लो 0.2 है, 0.5 है, एकदम किनारे हो, एकदम लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब वो एसिड के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हो या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह सकते हो, सबसे किनारे है। ठीक है। पक्का। बोलिए बच्चों, एकदम लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और राइट साइड, करेक्ट कर लीजिए सही से,
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्लियर, बोलिए बच्चा, पक्का पक्का, क्लियर। H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, उतना तगड़ा एसिड होगा। क्लियर। मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस है, उसका pH कितना है, 1.5 है, या कह लो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर आपका pH कितना है बेटा, एकदम 6 है या 5 है, एकदम न्यूट्रल के पास ही तो है, न्यूट्रल के एकदम पास है, तो इसका मतलब क्या है, वो लेस एसिडिक होगा। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत, बोलिए, पक्का पक्का पक्का। और एक बात नोट करिएगा, क्या, एक बात और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं लिख दें। तो अगर हम बात करें एसिड की, क्या, अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड के लिए बच्चों जो pH की वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, ठीक है। और बेस की बात करें तो उसके लिए pH की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। क्लियर। और न्यूट्रल वाली की कहानी बात करें, न्यूट्रल है अगर कोई चीज़, तो उसके लिए क्या होगा, आप कहोगे pH की वैल्यू एग्जैक्टली 7 के बराबर होगी। क्लियर, ये बातें समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। क्लियर। अच्छा, अब इधर देखिए, ये कुछ चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में भी शायद इसका दिया है, कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या ही पढ़ाना, एकदम रेड है तो देखिए वो HCl है, ठीक है। स्टमक का इस pH कितना होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, लेमन का 2 के बराबर होता है, और विनेगर की बात करें तो 3 होता है, वाइन का 4 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है, मिल्क का 6 होता है, वाटर का 7 होता है। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वाटर का कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका pH कितना होगा, = 7 होगा। क्लियर। फिर देखिए ब्लड का कितना होता है, लगभग 8 के बराबर होता है, एग्जैक्टली 8 होता है। ये जो वैल्यूज दी हैं भैया एग्जैक्टली नहीं है, पॉइंट का डिफरेंस होगा, ये कुछ एग्जैक्टली मतलब बना के दे दिया गया, ठीक है, लगभग ये होता है, ठीक है, अप्रॉक्स दिया आपको। इसी तरह सबका देख सकते हो आप pH, सब याद कर लेना अगर मन हो तो, कुछ नहीं याद करना है, वाटर का याद कर लो बस, और एक, बस खत्म, आगे बढ़े। बोलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन देखिए आता तो बहुत है, मगर ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो सारे टीचर बचते हैं पढ़ाने से, मगर मैं पढ़ाऊंगा जरूर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, पहले चलिए ये फर्जी की जो कहानी लिखी है ना इसमें, वो पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीन, ठीक है। जो लिविंग बीन्स होते हैं उनका भी कुछ बॉडी का pH होता है, तो उनका बॉडी का pH भी मेंटेन होना चाहिए, तभी तो वो रह पाएंगे, जी पाएंगे बेटा। उनका pH कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए बॉडी में उनका नेचर, तो डेथ हो सकती है। क्लियर। इसी तरह देखिए डाइजेशन ऑफ फूड के लिए भी, तो जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है उसमें pH का रोल क्या होता है, देखिए बेटा, pH जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए जो स्टमक होता है उसमें डाइजेशन होता है, तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन के लिए क्या होता है, आपके स्टमक की वॉल में से क्या निकलता है, HCl एसिड रिलीज होता है। उस HCl के वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर क्रिएट होता है, और उस स्टमक के अंदर क्या होता है, आपने जो खाना खाया होता है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो उसका डाइजेशन करना है। उसके डाइजेशन के लिए क्या करना होगा, बॉडी जो आपकी होती है स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर क्रिएट करता है। और उसी स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ HCl। जब स्टमक आपका HCl रिलीज करता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, तो क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट कर जाता है, तो वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पेप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये बात लिख लीजिएगा, आपने बायो क्लास में पढ़ा भी होगा, मैम ने शायद पढ़ाया भी होगा। चलिए हम भी बायो पढ़ा देंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बच्चों, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस इन सॉइल। सॉइल में भी इंपॉर्टेंस है भाई, पेड़ के उगने के लिए राइट pH होना चाहिए। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका pH 7 से कम होना चाहिए, यानी कि एसिडिक होना चाहिए,
और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, यानी कि बेसिक पीएच चाहिए होता है, यानी कि 7 से बड़ा, जैसे 8, 9, तो इसका मतलब बेसिक नेचर। क्लियर। स्टॉपिंग टूथ डिके, स्टॉपिंग टूथ डिके, जो दांत सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गन्ना चबाते हुए चूस लेते हो और फिर दांत जाते हैं टूट। क्लियर। अब इसका सब बताएंगे डिटेल में, चिंता ना करिए। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, रेमेडी फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बी बाइट। अच्छा, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस हैं पहली बात तो, और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन भी हैं। एनसीईआरटी में पहली बात तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, मगर आपका काम क्या है, एनसीईआरटी जाके रिवाइज जरूर करनी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, डिटेल में रीड करेंगे अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल। बेटा दिमाग घूम जाएगा, रटने वाला टॉपिक है मगर क्वेश्चन बन सकता है। जो बन सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे बनेगा आपसे, बॉडी की जो वर्किंग होती है, बॉडी वर्क करती है, उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, बॉडी के प्रॉपर वर्किंग के लिए पीएच कितना होना चाहिए, वो लगभग 0.7 से टू 7.8 होना चाहिए पीएच। क्लियर, ये याद कर लीजिए पहले तो, ठीक है। अगर बात करें एसिड रेन की, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन की क्या बन सकते हैं। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, बोलिए 5.6 होता है बेटा। कितना होता है, लेस देन 5.6 होना चाहिए। क्लियर, पक्का। अच्छा, अगर हम बात करें स्टिंग, देखिए एक हमारे पास प्लांट होता है, उसका नाम होता है नेटल लीव्स। उसकी जो नेटल लीव्स होती हैं, क्या होता है, उसके अंदर कुछ कांटे लगे होते हैं, और उस कांटे में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, जिसके वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है या पेन हो सकता है जब वो नेटल लीफ के जो स्टिंग होंगे आपके स्किन में धंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस स्टिंग में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है एक और क्वेश्चन, देखिए, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव हैव मेथेनोइक एसिड। क्लियर बच्चों। अच्छा, ये हो गया। हाँ, क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, नेटल लीफ के पास क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। इसके वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। क्या होती है, इरिटेशन। ठीक है, तो बच के रहेगा इन सबसे। अच्छा, फिर देखिए एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, यहां पे आपने एक टर्म सुना होगा एनसीईआरटी में, एंटा एसिड। नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, देखिए एक टर्म होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड एक ऐसी मेडिसिन होती है जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ ड्रग्स लेते हैं या कह लो मेडिसिन लेते हैं। उस मेडिसिन में क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, ताकि आपके स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए बाय द मेडिसिन विच इज कंटेनिंग बेस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। और उसी बेसिक मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड क्यों बोल रहे हैं, स्पेलिंग गलत हो गई भैया यहाँ तो। एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा मतलब अगेंस्ट एसिड के काम कर रही है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। तो नोट करिएगा इसका यूज क्या है, यूज क्या है, बोलिए, यूज टू न्यूट्रलाइज, बोलिए, एसिडिक, नहीं एसिड इन, नहीं न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी इन स्टमक। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, एंटा एसिड के अंदर कंटेन, बोलिए, कंटेन MgOH होल ट्वाइस। बेटा
इसके अंदर कंपाउंड कौन सा होता है, MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। फिर से लिख देता हूं सही से, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पक्का समझ गए बच्चों? अच्छा, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात नोट करिएगा, MgO क्या है, बोलिए। ये भैया बेस ही तो है। अरे MgOH होल ट्वाइस क्या है, ये बेस ही तो है, और एक माइल्ड बेस है, बहुत स्ट्रांग नहीं है बेटा, वीक बेस है। क्या है, सॉरी, माइल्ड बेस है, ठीक है, क्लियर, पक्का, बोलिए। तो जब भी आपके पेट में HCl बनेगा ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो उस केस में आप क्या लोगे, ये ड्रग ले लोगे एंटी एसिड, उसके अंदर MgOH होल ट्वाइस है, तो ये बेस है वो एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे, और आपके जो स्टमक का एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुछ हद तक, क्लियर, और आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर आप दबा के खाना फिर से खा सकते हो, हैं? ना मानेगा तू, खाएगा, खाएगा मोमोज, खाएगा मोमोज की चटनी, कौन है बताओ ये? चलिए, जानते होंगे आप लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही होते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनेगा, रुकिए रुकिए, अभी बहुत बातें हैं यहाँ से। अगर हम बात करें जो माउथ का पीएच है बेटा, बोलिए क्या, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे माउथ का पीएच, माउथ का अगर हम कहें पीएच लेस देन कितना है, 5.5, 5.5 से अगर हमारे माउथ का पीएच कम है, तो उस केस में हमको क्या होगा बेटा, क्या होगा, हमारा टूथ डिके करेगा। टूथ मतलब दांत डिके करेगा, सड़ेगा, या कह लो टूट जाएगा, क्लियर। अच्छा, क्योंकि आपको पता है अगर आपका माउथ का पीएच लेस देन 5.5 होगा, इसका मतलब क्या है, 5.5 से कम है, इसका मतलब 7 से कम है कि नहीं कम है, इसका मतलब 7 से लेफ्ट साइड है पीएच, तो इसका मतलब है एसिडिक है। अरे बोलिए हाँ या ना, मैंने आपसे बताया था ना, पीएच लेस देन 7, और यहाँ पे आपका एसिडिक कितना है, माउथ का पीएच 5.5 है, तो 7 से कम है कि नहीं समय, तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया माउथ में, उस केस में टूथ डिके होगा, क्लियर। अच्छा, अब देखिए एक बात और क्वेश्चन में आती है, वहाँ पे लिखा है एक टर्म इनेमल, इनेमल ये क्या होता है, पहली बात नोट करिएगा बच्चों, इनेमल क्या होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, सुन लीजिए। इनेमल एक ऐसी कोटिंग है बॉडी दांत की, कह सकते हो बेटा, ये क्या होती है, इनेमल होता क्या है, कोटिंग ऑफ टीथ, दांतों के ऊपर जो पेंट होता है या कह सकते हो कोटिंग होती है, उसी को बोलते हैं क्या, इनेमल, क्लियर। ये नहीं कि हमने पेंट कर दिया, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है, जन्मजात होता है टीथ के ऊपर, क्लियर, इनेमल। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, बहुत ही हार्ड होता है, क्लियर। डेली आप खाना खाते हो, डेली आप ऐसे से दांत घिसते हो करके, दांत घिसते हो कि नहीं घिसते हो, गन्ना चूसते हो, गुटखा खाते हो कि नहीं खाते हो, अरे नहीं खाते हो, अच्छी बात है, समझते हैं बच्चे, इतने सीधे साधे बच्चे हो आप लोग, जो भी खाना खाते हो, भुट्टा चबाते हो, तो इतने हार्ड सब्सटेंस आप खा जाते हो, चबा जाते हो, हड्डी भी खा जाते हो, ना मानेगा तू, मुर्गा खाएगा तू, हड्डी नहीं खानी है, ठीक है। तो देखिए आपके जो दांत का पेंट होता है वो घिसता नहीं है, बोलिए वॉश आउट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस का बना होता है, क्लियर, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्लियर। अच्छा, और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, इनेमल जो होता है बच्चों वो किसका बना होता है, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइल, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइल, बहुत ही खतरनाक नाम है यार, हमने भी बस पढ़ाने के लिए आपके लिए सुन लिया, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइल ये इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है, पक्का। बोलिए कैल्शियम सल्फेट नहीं, फॉस्फेट का ही होता है जहाँ तक कंपाउंड ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखिए जितना बताया बस, वरना भूल जाओगे, क्लियर। हाँ, तो क्या होगा इसका कोरोजन, सुन लीजिए, जो इनेमल होता है बच्चों,
इसका आपके डेली यूज से, जो भी आप दांत का यूज करते हो, मंजन करते हो, घिसते हो, चबेना चबाते हो, खाना खाते हो, उसके वजह से ये इनेमल डिस्ट्रॉय नहीं होता है नॉर्मल यूज में। मगर अगर आपके माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो गया, यानी कि एसिडिक हो गया, तो क्या होगा, ये तब डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर? तो याद रखिए, इनेमल कोरोड ड्यू टू एसिडिक नेचर इन माउथ। अगर आपके माउथ में एसिडिक नेचर है तो उस केस में नोट करिएगा बच्चों, ये कोरोड होने लगेगा, खराब होने लगेगा। क्लियर? पक्का? तो अपने दांतों को डेली घिसें। चलिए, अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज और बेटा, चलिए ये पहले मिटा दें जो फर्जी का ऊपर लिखा है, जगह बन जाए। हाँ, तो देखिए बेटा, जो आपको अब एक क्वेश्चन और आता है, बी स्टिंग। क्या? मधुमक्खी। देखिए कई बार मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं आप छेड़ देते हो, फिर मधुमक्खी आती है आपको डस लेती है, तो क्या होता है, आपको इरिटेशन होती है। ऐसा क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। तो नोट करिए, लिखिए बेटा, ये सब लिखने वाली कहानी है थ्योरेटिकल। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड इन स्किन। जब वो डसती है तो क्या करती है, अपना एसिड डाल देती है स्किन के अंदर, विच क्रिएट पेन एंड इरिटेशन। अच्छा, इरिटेशन होता है। अब इसका क्योर क्या है बच्चों? इसका क्योर क्या है? तो आपके घर में देखा होगा, जब भी आपको मधुमक्खी डस लेती है, उस डसने के बाद क्या होता है, स्किन के अंदर क्या डाल देती है, अपना एसिड डाल देती है। देखिए रेडनेस आ जाती है, फूल जाती है स्किन, एकदम खतरनाक, यहाँ वहाँ काट ले तो मरी जाओ एकदम दिमाग से। बोलिए, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो उस केस में आपकी जो मदर होती है बेटा, मदर्स क्या करती हैं भाई, देसी नुस्खा लगाती हैं। क्या? आपके घर में जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज़ करती हैं। जहाँ पे उसने डसा होता है वहीं पे बेकिंग सोडा पानी में मिला करके ऐसे लगाती हैं, जिससे क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका एक बेस की तरह एक्ट करता है, और उस जिस जगह पे उसने काटा है उस जगह एसिड है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर? तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्योर क्या है बच्चों, लिख लीजिए, यूज माइल्ड बेस। स्किन पे क्या लगा लो, जहां पे काटा है, माइल्ड बेस का यूज कर लो। अब माइल्ड बेस बेटा घर में क्या होता है, जनरली बेकिंग सोडा ही होता है। क्लियर? ठीक, बोलिए, बेकिंग सोडा। पक्का बच्चों? अच्छा, पक्का पक्का पक्का, आगे बढ़ें। चलिए अब कच्चा कच्चा करते हैं। कच्चा से याद आया, कच्चा बादाम, एक गाना चला था बहुत खतरनाक, याद है कि नहीं याद है? कच्चा बादाम है, खतरनाक गाना था। देखिए अब एक यहाँ पे आपको दिया है एक चीज, क्या, लाइम वाटर टर्न मिल्की। अभी ये टॉपिक आप ऊपर भी पढ़ चुके हो एक बार, फिर पता नहीं क्यों स्लाइड में दे दिया गया। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, और देखिए सोडियम कार्बोनेट है। दो चीज दिख रही है रिएक्टेंट में, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए तो क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन कराइए। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 गैस बनेगी, प्लस वाटर भी बनेगा। बोलिए, अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था बेटा, क्या बनेगा, एक तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो NaCl सॉल्ट बनेगा, प्लस आपको क्या बनेगा, वाटर H2O बनेगा, और साथ ही में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। याद है कि नहीं याद है? दिखा दें ऊपर। बोलिए, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, बोलिए, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस, ये बनेगा। तीन चीज बनती थी। वाटर बनता था कि नहीं बनता था, देख लीजिएगा। हाँ बनता है, ठीक है, पक्का। बोलिए, बैलेंस कर लेना भैया। अच्छा, अब देखिए होगा क्या, क्या कह रहा है यहाँ पे, जो CO2 बनी है बेटा, इसी का एक्सपेरिमेंट है, इसी पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है CO2। अब ये CO2 कहाँ से पास करेगी, डिलीवरी ट्यूब से पास करते हुए यहाँ पे आएगी।
ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही क्या लिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं क्या, लाइम वाटर, लाइम वाटर, इसी को बोलते हैं क्या, CaOH को होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। इसमें हमने CO2 मिला दी, देखिए यहाँ पे हमने CO2 लाई अपनी, ऐसे ला करके इसमें डाल दी, तो देखिए जो CaOH में मिला दी हमने, तो इसी की रिएक्शन आगे देखिए बेटा क्या कर रहा है, CaOH, बोलिए क्या लिखा है यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस जो कि आपका लाइम वाटर है, उसमें आपने CO2 मिलाई तो क्या मिला, बोलिए CaCO3 मिला प्लस वाटर मिला, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए CaCO3 में आपने क्या मिला दिया, दोबारा CO2 मिला दिया एक्सेस में वाटर के साथ, तो क्या मिल रहा है, CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस में, जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। ये तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, पता नहीं स्लाइड में दोबारा क्यों दे दिए गया, ठीक है, मगर हमने समझा दिया है, क्लियर। चलिए, तो आपने देखा लाइम वाटर पहले टर्न मिल्की हो गया है इस केस में, बोलिए, क्योंकि क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, बोलिए क्या होता है, वाइट PPT, मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका हूं भैया, ये ऊपर पढ़ाया था, वाइट PPT जो कि इनसॉल्युबल होगी। फिर देखिए वाइट PPT जो आपकी बनी है CaCO3, उसमें दोबारा CO2 एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले लोगे तो देखिए ये जो CaCO3 था डिसॉल्व होकर के क्या बना लेगा, सॉल्युबल हो जाएगा इन वाटर और बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि CaHCO3 होल ट्वाइस। बेटा क्लियर, समझ गए, समझ गए। चलिए अब देखिए बेटा ये सब कुछ हो गया है। अब एक बात याद रखिएगा, एक थोड़ा सा टॉपिक NCERT का है बेटा, रह गया, मैं थोड़ा सा NCERT देख करके आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। एक यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए सॉल्ट नहीं पढ़ना है आज हमको, अब पढ़ना है क्या, हेडिंग लगाइए, मैं देख लेता हूँ NCERT को, देखना गलत बात नहीं है, छोड़ देना गलत बात है, ठीक है। तो देख लेता हूँ NCERT क्या है। यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ किसकी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन विथ बेस बेटा, तो एक चलिए रिएक्शन देख ही लेते हैं, कौन सी ले, जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल पहले बता दीजिए कितने हो सकते हैं। एक तो SO2 हो सकता है, भाई नॉन मेटल ले लो उसका ऑक्साइड बना दो, बस बात खत्म। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, SO2, क्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह CO2 ले सकते हो, NO2 ले सकते हो, ये सब क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलने बात खत्म। इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम बेस से तो क्या होगा, बोलिए और कोई है एग्जांपल में, और सोचिए नॉन मेटेलिक, काफ़ी है इतना, ठीक है, इतने काफ़ी आपके लेवल पे। हाँ, तो एग्जांपल देखिए, अगर हम ले CO2, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, बेस से, और बेस हम ले लेते हैं जो हमने लिया है क्वेश्चन CaOH होल ट्वाइस मेरे बच्चों, ठीक है। तो CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, देखिए ये हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और ये हमारा बेस है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, तो इस केस में बेटा हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, एक सॉल्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि CaCO3 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, H2O, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, NCERT का टॉपिक है, मार दूंगा ना घुस करके कैमरे में, भागिएगा मत। अब देखिए जो यहां पे आपने देखा CO2, देखिए ये क्या है, पहले लिखिए, लिखने ही से बार बार आएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, और ये क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, बेस है आपका। देखिए एक बात तो तय है, सॉल्ट प्लस वाटर, CaCO3 क्या है, हमारा सॉल्ट है बेटा, देखिए बोलिए, ये हमारा सॉल्ट ही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर है। एक बात नोट करिएगा, क्या मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान जो देने वाली है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये क्या है, किसकी तरह बिहेव कर रही है। देखिए रिएक्शन में हमको एक चीज तो पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है, और CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रही है, एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन मिल रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा बेस CaOH होल ट्वाइस है तो इसका मतलब यह है कि जो CO2 था
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो नोट करिएगा ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। क्या? एसिडिक नेचर का होता है। लिखिए बेटा कहीं पे, बोलिए, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या? लिखिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए भाई, मान लो आपको ये नहीं पता था कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो चलो ये तो पता है कि CaOH होल ट्वाइस बेस है, तो रिएक्शन होने पे दोनों के क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये तभी मिलेगा भाई, एक तो बेस ही है पहले से, तो दूसरा क्या हुआ होगा? CO2, वो एसिड ही तो होगा, एसिड की तरह बिहेव क्या होगा। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर? बोलिए बेटा। और इससे पहले आपने देखा था मेटेलिक ऑक्साइड वो बेसिक इन नेचर होते हैं, हाँ या ना? बोलिए, ये आपने देख लिया, बोलिए हाँ या ना, पहले बताइए। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे कुछ कंक्लूजन लिखिए पहले तो। बहुत ही स्लाइड गंदी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखिए क्या, लेफ्ट साइड देखिए बेटा, यहां पे लिख रहे हैं क्या, जो हमारी मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे बेसिक इन नेचर होती है। कैसी होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। क्लियर? मेटेलिक ऑक्साइड जैसे आपने देखा होगा Na2O, या आपने देखा होगा क्या K2O पोटेशियम ऑक्साइड, और आपने देखा था CuO, ऊपर देखा था कि नहीं देखा था ये वाला, और आपने देखा होगा मान लो ZnO जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है बेसिक इन नेचर होती हैं। अगर इनकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? एसिड से, तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। अभी आपने जस्ट ऊपर देखा भी था बेटा, याद है कि नहीं याद है? पक्का? तो लिख लीजिए ये बातें, सारी चीजें कॉपी करिए पहले तो। क्लियर? पक्का समझ के। तो आपने यहां पे देखा इस रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये जो लास्ट के 5 मिनट पढ़ाया है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारा एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल क्या है? जैसे NO2, SO2, CO2। क्लियर? इनका जब आप रिएक्शन कराओगे बेस से तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं एसिडिक इन नेचर है इनका। इसी तरह अगर हम बात करें मेटेलिक ऑक्साइड की बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड की, तो जैसे Na2O, K2O, ZnO जिंक ऑक्साइड, इनकी जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये खुद बेस की तरह रिएक्ट करेंगी, तब आपको देंगी सॉल्ट प्लस वाटर। ये वाला तो हमने आपको प्रीवियस अभी कराया है बेटा, प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, पीछे जाके स्क्रॉल करके देख लीजिए। क्लियर? तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टी और उनके यूजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, रिवाइज करिएगा ट्वाइस अ वीक। इस टॉपिक को छोड़िएगा मत, खुद से लिख करके अच्छे से ईमानदारी से पढ़िएगा जरूर बेटा, वरना भूल जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।